तो हम लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे ये सेंटर ऑफ मास वाले, जहाँ पे कि ये वाला एक जो कॉन्सेप्ट था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, राइट, और ये दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहीं पे है, अगर हम लोग इसको, जो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम लोग कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, और M1 को मान लो तुम शिफ्ट कर देते हो डेल्टा R1 से और यहाँ पे मूव करा देते हो, और M2 को आपको कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रह जाए, वो रिलेशन था M1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू M2 इंटू डेल्टा R2। ये कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया भी था, जहाँ पे एक प्लैंक था और उस प्लैंक पे एक आदमी मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो हमें ये निकालना था कि प्लैंक कितने से पीछे की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि ये जो जब मंकी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, एक बैलून है, सो द बैलून, द लाइट रोप, अच्छा जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है। So the balloon, the light rope and the monkey shown in the figure are at rest in air, है ना। तो ये हमारा एक बैलून है और ये मंकी है ना। They are at rest in air. If the monkey reaches the top, by what distance does the balloon descend? जब मंकी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो बैलून भी थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि मंकी का कुछ वेट है, वो चढ़ने की कोशिश करेगा तो कुछ एक्सेलरेशन से, मतलब कुछ स्पीड से ऊपर जाएगा, तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। अब क्या है, अगर हम बैलून और ये मंकी के जो सेंटर ऑफ मास है उसको माने कि कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, लेट्स से इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है बैलून का और इस मंकी का। अब बिकॉज ये बैलून और मंकी एक सिस्टम है ना, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे रहेगा। तो अगर ये बैलून मूव किया है लेट्स से डेल्टा y2 डिस्टेंस से नीचे आया है ना, और इनके बीच में इनिशियली, है ना, रोप का जो लेंथ था, हम मान लेते हैं जो रोप और इसके बीच का जो लेंथ L था, राइट। तो पहले जो L था, अब बिकॉज ये बैलून नीचे चला गया है, तो बैलून का जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी डेल्टा y2 से मूव कर गया है, और ये पूरा जो लेंथ था, जो स्ट्रिंग का लेंथ L था, तो ये जो मंकी मूव किया है कितने डिस्टेंस से मूव किया होगा, L माइनस डेल्टा y2 डिस्टेंस से मूव किया होगा। क्लियर है ये? यस सर। तो अब ये कह रहा है कि बैलून, द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन द फिगर आर रेस्ट इन एयर। इफ द मंकी रीचेस द टॉप, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बैलून डिसेंड? हम लोग को डेल्टा y2 का वैल्यू निकालना है। मास ऑफ द बैलून इज कैपिटल M एंड मास ऑफ द मंकी, ये जो मंकी का मास स्मॉल m है, एंड लेंथ ऑफ द रोप ascended by the monkey is capital L। तो अब हम लोग को ये देखो कि अगर इसमें हम लोग पुट करें, तो बैलून M जो है ये मूव किया है डिस्टेंस डेल्टा y2 से, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहना है, तो जितने जितने डिस्टेंस से ये बैलून मूव करेगा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू द डिस्टेंस बाय विच बैलून मूव्स इज इक्वल टू मास ऑफ मंकी इनटू डिस्टेंस बाय विच द मंकी मूव्स। मंकी मूव्स बाय डिस्टेंस L माइनस डेल्टा y2। अब हम लोग को डेल्टा y2 निकालना है ना। बेसिकली m डेल्टा y2 इज इक्वल टू स्मॉल m डेल्टा y1। डेल्टा y1 का वैल्यू L माइनस डेल्टा y2 है, सो m डेल्टा y2 इज इक्वल टू ml माइनस m डेल्टा y2। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m into delta y2 is small m into L. So delta y2 is m into L divided by capital M into small m. So this is the distance by which the balloon moves. Clear बच्चों? यस सर।
एक तो आप लोग से ये शिकायत है कि एक भी बच्चा, जितने बच्चे को हम देखे अभी, एक भी बच्चा मुंह पे मास्क नहीं लगाए हुए था। आप लोग को वहां पे पूर्णिया में वैक्सीन मिल गया है क्या? हाँ, वैक्सीन तो मिला नहीं है। तो प्लीज मास्क लगा के रखिए, आपके सेफ्टी के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बाजू में कोई बैठा है या क्लास में ही कोई बच्चा है जिसको फीवर है, और वो गलती से भी अगर उसको कोरोना है तो सभी लोग को हो जाएगा, आप लोग सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज मास्क लगा के रखिए। मास्क जितना लगाएंगे, जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उतना अच्छा है। बार बार सैनिटाइजर एक पॉकेट में रखा कीजिए या बैग में रखा कीजिए, उससे हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहा कीजिए। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे तो आ रहे हैं, बट थोड़ा अपना प्रिकॉशन लेंगे तो आप ही के लिए बेहतर है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया, हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है कि a small block of mass small m is placed at rest on a top of a smooth wedge of mass m, which in turn is placed at rest on a smooth horizontal surface। मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस पे, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, और जो नीचे वाला सरफेस है यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम। अब जब ये नीचे आएगा, इनिशियली क्या था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और ये जो इनका अगर तुम ये सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पे है, मान लो इस ब्लॉक का। तो अब इन दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग देखें, तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास जो है कहीं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं, लेट्स से यहाँ पे लाई कर रहा है, हम लोग इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो गया, स्मॉल एम और कैपिटल एम मिला के। अब जब ये स्मॉल एम इसके ऊपर स्लाइड करके यहाँ नीचे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, तो अब इसका ये जो इंक्लाइन प्लेन था और स्मॉल वाला जो ब्लॉक था, इनका सेंटर ऑफ मास तो कहीं इधर आ जाएगा अगर ये मूव नहीं करेगा। तो इसको क्या होगा, फाइनली इस वाले ब्लॉक को पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिससे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पे रह जाए, राइट? तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर इसी लाइन पे रहना है, इसी लाइन पे रहना है, तो उसके लिए क्या है कि इसमें मूवमेंट पीछे की तरफ होगा, और इवेंचुअली तुम्हारा जो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये मूव करके लेट से यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारा आप देखें कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये मूव कर गया पीछे की तरफ, x डिस्टेंस से मूव कर गया यहाँ पे। ठीक है, और ये बिकॉज टोटल लेंथ l था, ये x हो गया, तो इसका जो मूवमेंट है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये कितना मूव किया, टॉप से लेके यहाँ तक आया, राइट? तो मतलब ये जो मूव किया, ये इसका जो मूवमेंट था, ये l माइनस एक्स से हो गया। ठीक है, सो अब बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तुम लिखोगे सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, since there is no external force acting on the system, ठीक है, since there is no external force acting on the system, the small block moves towards right. Since there is no external force acting on the system, the center of mass will remain at rest
the small block moves toward right and hence the inclined plane moves towards left. ठीक है, अब स्मॉल ब्लॉक जो डिस्टेंस मूव किया है L माइनस एक्स मूव किया है और जो इंक्लाइन प्लेन है वो लेफ्ट x डिस्टेंस से मूव किया है, तो ये जो वेज है, मास ऑफ वेज इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय वेज इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक. इसको mx इज इक्वल टू ml माइनस mx हो गया. Capital M plus small m into x is equal to m into L. X is equal to ml divided by capital M plus small m. आ गया समझ में सबको? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना क्लास में ही लिख लिया करो, जैसे क्वेश्चन है या फिर उसका जो सोल्यूशन है क्लास में लिखोगे तो फिर ज्यादा अच्छे से बाद में समझ में आएगा. तो जो पिछला क्वेश्चन भी किया था या ये भी क्वेश्चन किया था, जब तक हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं फटाफट उस समय क्वेश्चन लिख लिया करो सुनने के साथ साथ, और जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो साथ में सॉल्व कर लिया करो. इससे क्या है कि तुम्हारा नोट्स तैयार होता रहेगा साथ में. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभी हम लोग ने एक पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हम लोग एक प्रोजेक्टाइल पे एक बॉम्ब को फेंकते हैं, ठीक है, तो वो बॉम्ब अगर रास्ते में फटेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास, बिकॉज ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कंटिन्यू करेगा उसी पाथ पे जिस पाथ पे एक्चुअल बॉम्ब को मूव करना था. So a projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal. तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका. At the highest point the projectile breaks into two parts. मतलब एकदम टॉप पॉइंट पे जाके यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है. The projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. जो पार्ट है मास का 1:3 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है. मतलब दो पार्ट है, m1 by m2 is equal to 1/3. तो टोटल मास अगर m है तो उसका 1/3 1/4 बेसिकली m1 by m2 1/3 है. टोटल मास मान लो कैपिटल M है तो उसका m1 जो हो जाएगा वो m/4 हो जाएगा और m2 is equal to 3m/4 हो जाएगा. द लाइटर पीस कम्स टू रेस्ट, मतलब जो छोटा वाला पार्ट है ना वो वहीं पे रेस्ट पे आ गया. रेस्ट पे आ गया तो ये वर्टिकली स्ट्रेट ऐसे नीचे गिर जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इसका मास है m/4. दूसरा जो है द लाइटर पीस कम्स टू रेस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हेवियर पीस लैंड्स. तो अभी हम लोग को ये पता है कि ये तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरेगा, बट जो हेवियर वाला जो पार्टिकल है वो कहीं इधर आके ये इस पॉइंट पे गिरेगा, इस पॉइंट पे. एक सेकंड बच्चों. सॉरी. तो ये जो हेवियर वाला पार्टिकल है ये दूर जाके गिरेगा, जिससे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या किया था कि भाई छोटा वाला जो है और बड़ा वाला जो है ये लोग ऐसे मूव करते हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइनली यहीं पे होगा जहां पे एक्चुअल रेंज था इसका. तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा. ये 3m/4 इधर और m/4 इधर. तो m/4 जो है ये किस डिस्टेंस पे आके गिरा, ये इसके रेंज बाय 2, और ये जो है टोटल रेंज हो गया इसका सेंटर ऑफ मास. रेंज हम लोग जो निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ अपॉन g. ये हमारा रेंज है.
तो रेंज का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू u स्क्वायर है, हम लोग जो इसको फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, जो एंगल थीटा है वो 37 डिग्री है, तो r इज इक्वल टू 100 स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय g, राइट, मान लो 10 ले लेते हैं, तो ये r इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, ठीक है, इंटू 2 साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल हो गया, सो r इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 इंटू साइन 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5, 5 5 25 है 40, सो रेंज इज इक्वल टू 960 मीटर हो गया, ठीक। तो ये 960 मीटर, ये 960 मीटर पे है, इसका जो पोजीशन है ये r/2 मतलब r/2 इज इक्वल टू 480 मीटर हो गया यहाँ पे, है ना, ये यहाँ से 480 मीटर पे है, ये 960 है, तो इसका जो पोजीशन हो गया, ठीक है, ये मान लो यहाँ से x1 है और इसका पोजीशन यहाँ से x2 है, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास जब ऐसे कहीं पे लाई करता है तो m/4 इंटू x1 इज इक्वल टू 3m/4 इंटू x2, अगर हमें पोजीशन सेंटर ऑफ मास का पता है, इससे इस मास, इसका मास इस वाले बॉडी का कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, वो इज इक्वल टू 3m/4 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है वो। अब इसको अगर हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, x2 तो हम लोग को निकालना है, m और m कैंसिल हो गया, अब देखो x1/4, x1 है हमारा ये रेंज बाय 2 480 मीटर ही होगा, सो 480 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x2 है, x2 हम लोग को निकालना है, 4 4 कट गया, 480/3 इज 160 मीटर, सो x2 160 मीटर पे गया। अब स्टार्ट से यहां से अगर इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, 960 प्लस 160 r प्लस x2 इज इक्वल टू दिस, so this is 1120 मीटर, तो लॉन्चिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस 1120 मीटर हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये क्वेश्चन काफी जगह तुम पाओगे, मतलब मेरे ख्याल से एचसी वर्मा में भी है और हर एक पार्ट में जहां पे भी हम लोग ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो वो जो आदमी जो प्लैंक के ऊपर चल रहा था वो क्वेश्चन बहुत कॉमनली तुम देखोगे पूछते हुए, और ये वाला क्वेश्चन काफी कॉमन है। बैलून वाला क्वेश्चन एक नए तरीके का क्वेश्चन है, उससे क्या हेल्प मिलता है, देखो क्या होता है कि एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता, बैलून वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो बैलून वाला क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस रहता है। तो इस तरह से थोड़ा वेरिएशंस करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में हम लोग उसका प्रिपेयर्ड रहे। 45 में से अगर नीट में 10 क्वेश्चन भी देखा हुआ आ गया तो तुम्हारा तो फिर 10 क्वेश्चन का तो आंसर ही पता है टाइप्स। आईआईटी में तो अब इस साल तो काफी ऑप्शंस वगैरह भी है, 4 बार हो रहा है आईआईटी, तो आईआईटी तो और ऐसे भी आसान हो गया है, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से जिसमें अच्छा मार्क्स आएगा वो काउंट होगा। लिख लिया सभी ने? Yes, sir.
अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। तो देखो हम लोग का 3 पार्ट, मतलब ये चैप्टर का 3 पार्ट है। एक सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। अब ये दूसरा पार्ट है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम होता क्या है, ये हम लोग पहले भी जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे तो किए थे कि मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब क्या है कि अगर फोर्स जीरो होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है मतलब मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। मोमेंटम चेंज नहीं करने का मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा। तो व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो उस केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, सबसे पहले उसके लिए सिस्टम जानना जरूरी है। क्या होता है सिस्टम, हम लोग पहले भी जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे वहां पे हम लोगों ने डिटेल में किया था। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड सिस्टम। We can define any collection of objects or particles as system by defining the boundaries, right? तो example of system क्या है? Gas in a container is a system of particles with container itself being boundary of the system. Object, for example, a bomb is a system of particle exerting forces on each other. तो ये सब examples हैं। हम लोग जैसे 2-3 ब्लॉक एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो ब्लॉक्स क्या हो गए, बेसिकली एक सिस्टम मान लिया जाता है। अब सिस्टम का इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। मान लो हमारे पास 2 पार्टिकल है M1 और M2। M1 जो फोर्स M2 के ऊपर लगा रहा है, तो ये फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला F21 हो गया। और फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट F12 हो गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन जनरल जो हम लोग देखते हैं वो है, तो वो इंटरनल फोर्स हो गया, राइट। और पार्टिकल जब रिपेल, ये जब अट्रैक्ट कर रहा है, तब जब 2 पार्टिकल्स रिपेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे 1 जो 2 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज F21, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये F12 ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों हमेशा तुम देखोगे F12 F21 जो है एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। सो इन द फिगर shown is the system of 2 particles of masses M1 and M2. Particle M1 attracts M2 with a force F12. So M1 M2 को attract करा force on 1 due to second object, ठीक है। Now and M2 attracts M1 with force F21. So these forces F12 and F21 are internal forces, है ना, interactive forces हैं of the 2 particle system and are equal in magnitude and opposite in direction. Equal in magnitude और opposite in direction मतलब action reaction pair बन रहा है। Instead of attraction they may repel each other, ठीक है, they may repel each other. Such a system of 2 particles repelling each other is also shown in the second figure. अब सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, मान लो ऐसा, अभी तो हम लोगों ने 2 पार्टिकल का सिस्टम देखा, वैसा वैसा n पार्टिकल का सिस्टम हो सकता है। हमारे पास M1 M2 M3 और अप टू Mn हमारे पास n पार्टिकल्स हैं। Mi जो है Mj पे जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन j ड्यू टू I, और Mj जो Mi पे निकाला फोर्स ऑन I ड्यू टू j। तो इस तरह के ये सारे फोर्सेस जो हैं एक दूसरे से, जो इंटरैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इन सिमिलर वे वी कैन कंसीव अ मॉडल ऑफ सिस्टम ऑफ n इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ये सारे n पार्टिकल्स हैं जहां पे 2 पार्टिकल के बीच में Fij और Fji ऐसा करके 2 पेयर ऑफ फोर्स होता है। बिटवीन Mi एंड Mj आर शोन। सिमिलरली Ij मतलब एक वेरिएबल है, बेसिकली 1 से लेके n तक में कुछ भी हो सकता है I और j, ठीक है। These forces of mutual interaction between the particles are internal forces of the system. ये जो force है ये internal forces of the system है। Any of the 2 interacting particle always apply equal and opposite forces on each other. अब जो ये internal forces हैं, जो internal forces कौन से हुए? Force exerted by particle of system on each other are called internal force. Internal force result from the interaction between the particle within the system. उसके अलावा इंटरनल फोर्स ओरिजिनेट विद इन फ्रॉम द सिस्टम ओनली, उस अंदर से ही ओरिजिनेशन होता है उसका। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल,
and with the particle of a system with container, its boundary are internal forces. तीसरा, action and reaction pairs of internal force lie within the system. Therefore, when we calculate the net force on the system of particles, then the summation of all internal force is always 0. तो सारे इंटरनल फोर्स एक दूसरे को, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करेगा और नेट इंटरनल फोर्स हमेशा 0 ही होता है. अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? Forces arising from interaction between the particle in the system and the object outside the system. Particle in the system, object outside the system. मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर बॉडी है, किसी सरफेस पे स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो जो फोर्स है, दैट इज बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. तो सरफेस इस ऑब्जेक्ट से बाहर है, सिस्टम के बाहर है, इसीलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन है एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होता है. So source of external force is always lie outside the system. For example, gravitational force on system of gas particle is external force, as gravitational force is exerted by earth and earth lies outside the system. कंटेनर के बाहर है. गैस जो है अगर एक कंटेनर में रखा हुआ है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंटेनर के बाहर है, और इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स मान रहे होते हैं. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि according to law of conservation of linear momentum, when net external force acting on a system is 0, its linear momentum remains conserved. अगर total external force which are acting on a system सारा sum मिला के 0 हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये linear momentum conserved है इस system का. ठीक है? तो अगर हमारे पास P1, P2, P3 be the linear momentum of elements of a system, ये n एलिमेंट्स है और n एलिमेंट्स के सबका मोमेंटम p1, p2, p3 ऐसे है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3, ये हमारा टोटल मोमेंटम हो गया, राइट. So let F external is equal to net external force on the system. So according to Newton's second law of system, external force F is equal to rate of change of momentum. So F external is equal to dp by dt. So momentum जो सिस्टम का है, rate of change of momentum is external force. अगर external force 0 है, right, तो उस केस में rate of change of momentum जो dp by dt होगा वो 0 होगा. कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब वो खुद वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट होता है, तब. भाई कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन 0 होता है ना. मतलब p सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट मतलब सम ऑफ ऑल द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फाइनल मोमेंटम्स. सो इन अदर वर्ड्स, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब समेशन ऑफ पी by summation of pf is equal to summation of pf. So above equation is equivalent to 3 scalar equations. मतलब अगर हम लोग इसको मोमेंटम को x y z एक्सिस में ब्रेक कर दें 3 कोऑर्डिनेट्स में, तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इज कांस्टेंट, summation of all the momentum along y axis is constant, and summation of all the momentums along z axis is constant. In other words, in the absence of external force, the components of momentum in different direction remains conserved, or the component of momentum along x axis, y axis and z axis remains conserved. Now, depending upon the forces acting on a system, okay, so depending upon the forces acting on a system, linear momentum might be conserved in one direction. In other words, if a component of the net external force on the closed system is 0 along an axis, then component of the linear momentum of the system along that axis cannot change. Okay. Now, examples of conservation of linear momentum.
ठीक है। तो पहला एग्जांपल, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ये 9th क्लास में भी हम लोग ये सब चीज किए हैं कि भाई एक गन से जब बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे रिकॉइल करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। सो सपोज a bullet of mass m is fired from the gun of mass m. बुलेट का मास स्मॉल m है और गन का मास कैपिटल M है। अगर let v is the velocity of the gun with respect to ground, that is velocity of recoil, और small v velocity of bullet है, तो इनिशियल मोमेंटम जब गन के अंदर बुलेट था, राइट, तो मान लो जब गन के अंदर बुलेट है ना, जब इसके अंदर ही बुलेट है तो गन और बुलेट इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, राइट। और जब ये इसमें से बुलेट बाहर निकल गया तब गन, बुलेट आगे मूव करेगा तो गन को पीछे रिकॉइल करना पड़ेगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। सो वो हम लोग देख भी लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ, है ना, मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। अब जो बाइक, क्योंकि जब हम लोग फायर कर रहे होते हैं बुलेट को, तो वो जो बुलेट और वो जो गन है वो इंटरनल, मतलब वो एक सिस्टम है। तो जब आप फायर करते हो तो वो एक इंटरनल फोर्स लगाते हैं हम, गन और बुलेट के अंदर का सिस्टम का ही फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा रहे हैं। So gun pushes the bullet and bullet pushes the gun. These forces are internal to the system of the gun and bullet. So from conservation of linear momentum, net momentum of the system before firing of bullet is 0 and total momentum of the system after firing the bullet is small mv plus capital mv. अब ये small v निकालना होगा, so this is equal to small v is equal to capital V is equal to minus mv, so minus mv by capital M, right। ये हमारा वैल्यू हो गया इसका। सो द डायरेक्शन ऑफ v इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ v, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे। अगर बस मैग्नीट्यूड को देखना होगा तो हम लोग बस v इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M v करके निकाल सकते हैं, है ना। ये बताता है कि बुलेट आगे मूव कर रहा है तो माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब ये जो गन है ये रिकॉइल पीछे की तरफ करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ। यही बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी ब्लॉक। अगर ऐसा कुछ केस है कि एक फायर किया, बुलेट गया और स्टेशनरी ब्लॉक के अंदर एम्बेड कर गया, मतलब इसी के अंदर रह गया, मतलब बाहर नहीं निकला इधर से, और ये दोनों फिर साथ में मूव कर रहे हैं, है ना। तो सपोज अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड स्मॉल v, ठीक है, तो मास m मूविंग विथ स्पीड स्मॉल v hits a block of mass m lying at a floor on a smooth floor and gets embedded into block. V is the common velocity of the bullet and block system बाद में, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, जो इनिशियल कंडीशन देखोगे, एक बुलेट है और ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक रेस्ट पे है ना, ये u2 इज इक्वल टू 0 है, u1 इज इक्वल टू v है, इसका मास स्मॉल m। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल कंडीशन हो गया, राइट। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम करोगे तो m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू 0 करोगे तो m इंटू वी हुआ टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद इसके अंदर बुलेट चला गया, अब ये जो बुलेट और ये दोनों साथ में मूव करेंगे, टोटल मास m प्लस m और साथ में मूव कर रहे हैं कैपिटल V से, तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम mv is equal to total final momentum m plus capital M into v. So capital V is equal to small mv by small m plus capital M. ठीक है। समझ आ गया सबको ये? यस सर। यस सर। Yes.
तीसरा केस, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बुलेट को फायर किया, ये इसके थ्रू पास करके दूसरी तरफ निकल भी गया, मतलब ये इसके अंदर एम्बेडेड नहीं रहा, ये बाहर से निकल भी गया, मतलब इट क्रॉस्ड दिस, है ना, एंड फाइनली इट केम आउट. So when a bullet of mass m comes out after penetrating the block, इसमें penetrate करके ये बाहर निकल गया. So suppose a bullet of mass small m moving with a small v, speed small v, hits a block of mass capital M lying at rest on a floor, smooth floor, and comes out with a speed v1. तो मान लीजिए कि ये जो है इसका मास स्मॉल m है और इसका जो वेलोसिटी स्मॉल v. इनिशियली जो था ये ब्लॉक रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल v, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम. कैपिटल M इंटू 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा. फाइनली क्या है, ये फाइनल केस हो गया. फाइनल केस में क्या है कि ये मूव कर रहा है कैपिटल V से और ये मूव कर रहा है कैपिटल V1 से, ठीक है, स्मॉल v1 से, सॉरी. सो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखोगे ये v1 है, ठीक है. अब जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल m इंटू V1 हो गया. अब हम लोग को कैपिटल V का वैल्यू निकालना है कि ये किस स्पीड से अगर मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ द बुलेट ब्लॉक आफ्टर बुलेट कम्स आउट फ्रॉम इट. तो ये mv1 को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो स्मॉल mv माइनस स्मॉल mv1, mv माइनस mv1 is equal to capital M into V. कैपिटल V is M कॉमन ले लो, V माइनस V1 बाय कैपिटल M. तो ये हमारा ब्लॉक का वेलोसिटी आफ्टर दिस बुलेट हैज कम आउट ऑन द अदर साइड, ये हो गया. फोर्थ एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं, बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स, है ना. तो एक बॉम्ब है, ठीक, कहीं पे रखा हुआ, और ये अचानक से 2 पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है, राइट. So explodes into 2 parts of masses m1 and m2 with velocity v1 and v2. Initially ये बॉम्ब रेस्ट पे था, तो और जो टोटल मास था वो m1 m2, टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा. मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन निकालिएगा तो m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया, ये हमारा आफ्टर एक्सप्लोजन. इन दोनों का इनिशियल एक्सप्लोजन, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 और m1 v1 इज माइनस ऑफ m2 v2. नेगेटिव साइन क्या बताता है कि बोथ पार्ट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बताता है, राइट. और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड करना होगा तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 सीधे लिख सकते हैं. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू m2 बाय m1. तो अगर इसको v2 को नीचे लाके यहाँ डिवाइड करोगे v1 बाय v2, तो ये m2 बाय m1. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो वेलोसिटी ऑफ पार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. So it means velocity of lighter part will be more as compared to heavier part. Heavier part का speed कम होगा और lighter part का speed ज्यादा होगा. Clear है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका यूज. अब हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे. सो लाइट स्प्रिंग, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस आएगा अभी. So a light spring of spring constant K is kept compressed between 2 blocks of mass m and small m. तो हम लोगों ने क्या किया है, पहले दोनों को ऐसे कंप्रेस करके, मतलब स्प्रिंग को बिल्कुल कंप्रेस करके साथ में ऐसे रख दिया है, ठीक है. तो a light spring of spring constant K, right, is kept compressed between 2 blocks of masses small m, इसका मास स्मॉल m और इसका मास कैपिटल M. ये इनिशियल है, ठीक है.
When release the block acquires velocities in opposite direction. हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये अपना नेचुरल शेप गेन करना चाहेगा, ये जो स्प्रिंग है ना, वो अपना नेचुरल शेप गेन करना चाहेगा, स्मॉल एम कैपिटल, राइट। सो जब वो नेचुरल शेप गेन कर लेगा, उसके बाद जो ये दोनों हैं, बिकॉज ये दोनों अपनी अपनी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड था, इस केस में इनिशियल स्पीड में u1 और u2 दोनों 0 था, राइट ना। मान लो जब ये छूटता है, या स्प्रिंग का जो कांटेक्ट है जब छूटेगा, so when release the blocks acquire velocities in opposite direction, the spring loses contact with the block when it acquires natural length. जब स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेगा, उसके बाद ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा, ये इधर मूव करेगा और स्प्रिंग नीचे गिर जाएगा वहीं पे, राइट। तो ये जिस स्पीड से फाइनली मूव कर रहा है वो v स्पीड है, और ये कैपिटल V स्पीड से राइट को मूव कर रहा है। जब ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेता है, तब जो वेलोसिटीज इन दोनों मासेस में है, स्मॉल m और कैपिटल M में, वो वेलोसिटी स्मॉल v और कैपिटल V है, ठीक है। So with the blocks, when it acquires natural length, if the spring was initially compressed through a distance small x, right, initial compression जो है स्प्रिंग में मान लो x है, find the final speed of the two block, हम लोग को फाइनल स्पीड निकालना है। अब देखो, अगर हम लोग स्प्रिंग और ये मासेस को एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। So if the spring and mass is considered as system, so let both masses and spring is considered as a system. So जब ये सिस्टम हो गया, दोनों मास और स्प्रिंग इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम, तो उस केस में स्मॉल m और कैपिटल M जो है, वेलोसिटी v और कैपिटल V से फाइनली मूव कर रहा है। तो बाय एंड ये जो जितने फोर्सेस हैं, जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, और लाइट स्प्रिंग और जो ब्लॉक है ना, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, so there is no external force acting on the system, ठीक है। तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगा। So by conservation of momentum, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम को हम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियली जो है दोनों ब्लॉक रेस्ट पे है, m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू 0, और बाद में ये m v से मूव कर रहा है और ये कैपिटल M v से मूव करेगा। सो हम लोग क्या है कि राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस mv, मोमेंटम डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं हम लोग, प्लस ऑफ कैपिटल mv। सो अब ये देखो, ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस mv प्लस कैपिटल mv, तो स्मॉल mv इज इक्वल टू कैपिटल mv, फर्स्ट इक्वेशन हो। सो इससे हमें आ जाएगा कैपिटल V इज स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू V। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ टू ब्लॉक्स। अभी हम लोग को स्मॉल v और कैपिटल V दोनों निकालना है। अब देखो, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, क्योंकि
जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, since no non-conservative force acts on system, तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगा. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा मतलब इनिशियली हाफ mv स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी इसका, प्लस हाफ, सॉरी ये तो इनिशियल जो था पोटेंशियल एनर्जी था, बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. ठीक है ना. टोटल जो इनिशियल एनर्जी था वो हाफ kx स्क्वायर है, फाइनल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल mv स्क्वायर. हाफ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और कैपिटल V को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे, राइट. तो हम लोग का हो जाएगा mv स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल M V का होल स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर. V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M M स्क्वायर बाय कैपिटल M स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर. V स्क्वायर स्मॉल m इंटू कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू kx स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग इसमें v स्क्वायर इंटू स्मॉल m को कॉमन ले लो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो गया डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू kx स्क्वायर हो गया. सो v मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल M kx स्क्वायर बाय स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m का रूट अंडर. सो ये वेलोसिटी है स्मॉल v. कैपिटल V निकालना होगा तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और निकाल देंगे कैपिटल. ठीक है बच्चों. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a speed 300 meter per second. इसका आंसर खुद निकाल के बताओ, है ना. सिंपल है, अभी हम लोग किए भी थे ऐसा क्वेश्चन. चलो इस पे फ्रिक्शन है, ये वाला मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा दूसरा क्वेश्चन करने के लिए. हाँ, सो a bullet of mass 10 gram is traveling horizontally with a velocity of 300 meter per second. ठीक है, इसका मास m1 is equal to 10 gram है, traveling horizontally with a speed of u1 is equal to 300 meter per second, strikes a block of wood of mass 290 gram
इसका मास m2 इज इक्वल टू 290 ग्राम है, विच रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये फ्लोर पे है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है. आफ्टर इम्पैक्ट द ब्लॉक एंड द बुलेट मूव टुगेदर एंड कम्स टू रेस्ट. इसके बाद जब इसमें आके टकराया तो उस केस में फिर ब्लॉक और बुलेट ये दोनों साथ में मूव करते हैं, है ना, लेट्स से v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ये जो है आके कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाता है क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ पे. सो आफ्टर इम्पैक्ट द ब्लॉक एंड द बुलेट मूव्स टुगेदर एंड कम्स टू रेस्ट व्हेन द ब्लॉक हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस मूव किया ब्लॉक और बुलेट साथ में 15 मीटर मूव किया बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. The coefficient of friction between the block and the floor will be, ठीक है, तो हम लोग को म्यू निकालना है यहाँ पे कि क्या होगा coefficient of friction ब्लॉक और फ्लोर के बीच में. तो देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन n है और ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी लग रहा है. ये फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इंटू n लग रहा है, राइट. सो अब अगर हम लोग बात करें कि पहले तो ये स्पीड किस स्पीड से दोनों साथ में इनिशियली मूव कर रहे थे टकराने के समय, जैसे ही इम्पैक्ट हुआ उस समय टोटल जो वेलोसिटी था वो क्या था. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, हम लोग बुलेट और ब्लॉक को सिस्टम मान लेते हैं. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे लिख भी लेना, लेट बुलेट plus block be the system. By conservation of momentum, m1 into u1 plus m2 into u2. Total initial momentum is total final momentum m1 v1 plus m2 v2. ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं m1 plus m2, ठीक है. ये m1 plus m2 था, हम लोग स्मॉल m प्लस ये लिख लिए, m1 plus m2 लिखते हैं, ठीक है. हाँ, सो m1 plus m2 और इनटू कैपिटल V क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं. अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. m1 10 ग्राम है, राइट. सो 10 ग्राम है, इसको हम लोग केजी में करेंगे 0.01 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी u1 300 मीटर पर सेकेंड. m2 जो है 0.29 kg है और u2 0 है. m1 v1 0.01 in plus 0.29 into capital V. So 300 into 0.01 3 हो जाएगा. 3 plus 0 is equal to 0.3 V और capital V is 3 divided by 0.3 which is 10 मीटर पर सेकेंड. तो दोनों साथ में जो मूव कर रहे हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहे हैं. अब जो देखो हम लोग को निकालना है कि coefficient of friction, तो coefficient of friction निकालना है. ये डिस्टेंस पता है जब ये वेलोसिटी इसका 0 हो जा रहा है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है. तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सो m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन मतलब m1 प्लस m2 g. m1 प्लस m2 कट गया, म्यू g हो गया एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू म्यू g. यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 इंटू म्यू इंटू g का वैल्यू 10 इंटू डिस्टेंस 15 मीटर, ठीक है. सो दिस इज, और ये
बिकॉज डिसेलरेशन हो रहा है तो u स्क्वायर माइनस 2as कर लेते हैं यहाँ पे। डिसेलरेट, फ्रिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में डिसेलरेट कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो हम लोग यहाँ पे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as में a इज इक्वल टू बेसिकली माइनस म्यू जी यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस 2 म्यू इंटू ये कर रहे हैं। सो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 50 150 300 हो गया, 300 म्यू। सो म्यू इज इक्वल टू 100 बाय 300 which is equal to 1 by 3। तो म्यू का वैल्यू 1 by 3 हो गया, ऑप्शन 3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, suppose that a bullet of mass m and speed u is fired into a block of mass capital M। एक बुलेट है मास m का, है ना, और इसका स्पीड जो है u है, स्पीड u। तो suppose that a bullet of mass m and speed u is fired into a block of mass capital M, ठीक है, block of mass capital M suspended as in figure। The bullet embeds in the block and raises it by a height h। ठीक है, ये बुलेट आके इसमें एम्बेड कर जाता है और इसको h हाइट से रेज करता है। एक्सप्रेस u इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है ना, तो हम लोग को h के टर्म्स में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है u का वैल्यू। तो सपोज दैट अ बुलेट ऑफ मास m एंड स्पीड स्मॉल u, राइट। तो देखो, बिकॉज ये अगर हम लोग बुलेट और इस ब्लॉक को सिस्टम मान ले, सो बुलेट प्लस ब्लॉक इज सिस्टम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले लिखेंगे। सो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइनल जो स्पीड निकाल लेंगे जब ये जाके इसके अंदर एम्बेड हो जाता है। सो इनिशियली ये मूव कर रहा था एम यू से मास इंटू स्पीड यू, और ये रेस्ट पे था एम इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू बाद में ये m प्लस कैपिटल M, ये दोनों साथ में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जो v वेलोसिटी है mu इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m v, और v इज इक्वल टू mu बाय m प्लस कैपिटल, ठीक है। अब उसके बाद जब ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा तो टोटल बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी initial kinetic energy, that is half mu square is equal to, sorry, टकराने के बाद का मोमेंट लेंगे, हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M g इंटू h। सो जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने दिया वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द टोटल। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और जब इनिशियल पोजीशन पे था, जब यहाँ पे हिट किया, जैसे ही एम्बेड किया, उस समय बस काइनेटिक एनर्जी होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। सो m प्लस n कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी एच, और कैपिटल H इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g। v स्क्वायर मतलब mu बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m
होल स्क्वायर इंटू 1/2g। हम लोग को h के टर्म्स में u को रिप्रेजेंट करना है, तो 2g कैपिटल H, ठीक है, सो 2gh और रूट अंडर कर देंगे, तो ये हो गया mu बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये स्क्वायर था ना, इसीलिए रूट अंडर कर लिया। और अब u का वैल्यू निकालना होगा, तो u इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू रूट अंडर 2gh डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ठीक है, ये हमारा u का वैल्यू होगा। तो u इन टर्म्स ऑफ h हम लोग को निकालना था, दिस इज द वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ h। ठीक है, अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और हम लोग इलास्टिक कोलिजन स्टार्ट करेंगे। कोलिजन स्टार्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, विल स्टॉप हियर ओनली, है ना? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक, ठीक है बच्चों, चलिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Bye.